हेलो फ्रेंड, दिस इज नील मेहता एंड वेलकम टू अवर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एम प्लस टाइम केयर। दोस्तों, मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एम प्लस टाइम केयर में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं जल्द से जल्द 9th क्लास की साइंस आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा, उसी प्रकार से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ 9th क्लास की साइंस को लेकर के। और अपन सबसे पहले शुरू कर रहे अध्याय 1, हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, मैटर इज ओवर सराउंडिंग। दोस्तों, इसी चैप्टर को लेकर के अपन आगे बढ़ रहे हैं। छोटा से छोटा आपका कॉन्सेप्ट भी मैं क्लियर करता चलूँगा और आपको क्या करना है, बस जो चीज़ को मैं इंपॉर्टेंट बताऊँ उस चीज़ को अंडरलाइन करके मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंदर शामिल करना है। वो क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शामिल होगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं बिना देर किए। अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती है जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिया है। दोस्तों, यहाँ एक डेफिनेशन आ रही है पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं, इस चीज़ को पहले अपन आगे पढ़ लेते हैं। जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे, यहाँ तक कि पशु, पानी एवं बूंद या रेत का एक कण, ये सब भी एक पदार्थ है। तो दोस्तों, यहाँ से लेकर के आपके परिभाषा चालू हो रही है और यहाँ पे आपके खत्म हो रही है। दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पदार्थ की परिभाषा, तो आपको ये एग्जाम में याद करके जाना है क्या, मैं आपको अपनी भाषा में समझा देता हूँ। इस पृथ्वी पर जो भी या इस विश्व में जितनी भी चीज़ें दोस्तों अपन अपने आँख से देख पाते हैं या नहीं भी देख पाते हैं, वो चाहे श्वास हो, पशु पक्षी, लकड़ी, कीट पतंगा, चुंबक या जो भी चीज़ आप देख पाते हो, भोजन या जो भी चीज़, वो सभी चीज़ें क्या है दोस्तों, वो सभी चीज़ें पदार्थ के अंतर्गत आती है। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ आयतन घेरती है। अब दोस्तों, बात आती है द्रव्यमान और एक तरफ हम बात करते हैं भार की। दोस्तों, भार, जैसे आपको पूछा जाए कि आपका वजन कितना है, तो वो भार ही है। आपका वजन कितना है, आपका हो गया 60 किलो। लेकिन आपका द्रव्यमान क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान और भार में यही अंतर होता है कि भार अगर आपका पृथ्वी पे 60 किलो है तो चंद्रमा पे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, आपका भार चंद्रमा पे जाकर के केवल और केवल 10 किलो रह जाएगा, यानी 6 गुना कम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को। तो अब बात करते हैं अपन दोस्तों, इतना कम हो जाता है तो भार है जो गुरुत्वाकर्षण बल के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, अनुसार चेंज होता रहता है। लेकिन द्रव्यमान, अब पृथ्वी पे बात करें या ब्रह्मांड में किसी भी जगह जाएंगे तो किसी वस्तु का मास यानी द्रव्यमान हमेशा उतना ही रहेगा जितना अभी पृथ्वी पर है। तो दोस्तों, बस यही चीज़ है जो द्रव्यमान और भार को अलग करती है। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसे पंच तत्व कहा जाता है। दोस्तों, ये भी एक डेफिनेशन है, परिभाषा है, आप इसे भी याद कर सकते हैं कि पंच तत्व कौन से हैं। दोस्तों, पंच तत्व के बारे में आपने सुन ही रखा होगा। पंच तत्व कौन से हैं, तो देखिए, पंच तत्व है वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। ये दोस्तों 5 पंच तत्व हैं। इन पंच तत्वों को भी याद करके जाना है और यहाँ से लगा करके आपको परिभाषा चालू करनी है और पंच तत्व के तक आपको याद करना है। भारत के प्राचीनतम दार्शनिक, दोस्तों दार्शनिक क्या होते हैं, जो दोस्तों अपने ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाने के लिए ज्ञान का विस्तार करते हैं और अपने तक ज्ञान का प्रचार करते हैं। दोस्तों, वो ही आपके दार्शनिक कहलाते हैं। उनके अंदर देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम देख सकते हैं उनके गुण, उनका व्यवहार, उनके तरीके बहुत ही सटीक होते हैं, बहुत ही दर्शनीय होते हैं, इसलिए उनको दार्शनिक कहा जाता है। उन्होंने 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है पंच तत्वों को। ये कौन कौन से हैं, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। हमारा शरीर भी दोस्तों किससे बना हुआ है, इन 5 चीज़ों से ही बना हुआ है। दोस्तों, इसी वजह से आपने शक्तिमान करके धारावाहिक भी देख रखी होगी और शक्तिमान को दोस्तों इन 5 तत्वों में बदलते हुए भी देखा होगा। ये उसके एग्जाम्पल के रूप में अपन समझ सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। शक्तिमान 5 तरीके से बदल जाता था, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। अपन बात करते हैं आगे। उनके अनुसार, यानी किनके अनुसार, दार्शनिकों के अनुसार, इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को उसी प्रकार से वर्गीकृत किया। दोस्तों, तब वैज्ञानिकों को या दार्शनिकों को पूरी तरीके से नहीं पता था, तो उन्होंने केवल 5 ही पदार्थों में उन्होंने मोटे मोटे तौर पे बदला था। अब आगे बात करते हैं।
आधुनिक वैज्ञानिकों ने भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर दो प्रकार से वर्गीकृत किया है। अब दोस्तों रासायनिक और भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, इसके आधार पे हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। पहले तो हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं भौतिक गुणधर्म के बारे में, उसके बाद आगे के अध्यायों में अपन क्या करने वाले हैं, रासायनिक गुणधर्मों को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर में, क्योंकि हम इस पाठ में केवल भौतिक गुणधर्मों को ही समझने वाले हैं पदार्थ के, इस वजह से हम केवल यहाँ पे ये ही पढ़ रहे हैं। तो भौतिक गुणधर्म को स्टार्ट करते हैं। 1.1 में हम आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। क्या होता है, कणों से। अब दोस्तों एक चीज़ बताओ आपको, एक चौक का टुकड़ा लीजिए, चौक को तोड़ते जाइए, आधा तोड़ा, फिर और तोड़ा, फिर और तोड़ा, फिर और तोड़ा, तोड़ते जाएंगे, एक छोटा से छोटा कण आपको प्राप्त होगा, जिसको या तो आप उसको पहली बार तो आँख से देख ही नहीं सकते हो, इतना छोटा सा। आपको एक उदाहरण सबसे छोटे कण के बारे में, तो दोस्तों आप एक पानी की बूंद में लाखों, मैं कह रहा हूँ लाखों परमाणुओं या छोटे से छोटे कण की कल्पना कर सकते हो, लेकिन उसको आप खुली आंखों से नहीं देख सकते हो। तो इसी के बारे में अपन आगे बढ़ रहे हैं। बहुत समय तक पदार्थों की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित थी। अब कौन कौन सी विचारधाराएं थी दोस्तों? एक विचारधारा तो यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बने हैं। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में निर्णय करते हैं, यह सतत कणों से बने हैं या नहीं। ठीक है दोस्तों, क्रियाकलाप कर रहे हैं अपन। एक 100 ml का बीकर लीजिए। बीकर क्या होता है दोस्तों, अपन सीधा सा बोल सकते हैं ये टब ही क्या है, बीकर है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। इसमें 100 ml का बीकर लीजिए, इस बीकर को जल से आधा भर दीजिए, ये भर दिया अपन ने जल से आधा भाई। फिर इस पर एक स्तर पर निशान लगा दीजिए, निशान यहाँ तक ही भरा है अपन। ये गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से घोल दे। अब इसको घोल देना है अपने को, जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान देना है। अब क्या करना है, इसमें जो नमक या शर्करा घोल रखी है अपन ने, नमक और शर्करा है ना, शक्कर जो घोल रखी है, उस पे आए बदलाव को अपन नजर रखें तो हम क्या महसूस करते हैं कि उसके अंदर जो घोल दी है शर्करा या नमक, वो हमको दिखना बंद हो जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं वो किस में मिल चुका है, पानी में, और अपने भौतिक गुणधर्म में वो परिवर्तन कर चुका है। यानी कि पहले तो वो क्या था, ठोस था, और बाद में क्या हो चुका है दोस्तों, वो द्रव में परिवर्तित हो चुका है। यही चीज़ है। अब आगे इसी बदलाव पे हमने नोट कर लिया है। इस आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये उसी चीज़ का दोस्तों एग्जाम्पल दे रखा है, किस प्रकार से नमक और किस प्रकार से बीकर है दोस्तों। बीकर में अपन ने नमक और शक्कर मिलाया है, और इसके मिलने के पश्चात अपन ने परिवर्तन को महसूस किया है। जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। आगे बात करते हैं, पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। अब अपन कल्पना, जैसे मैंने एक पानी के बूंद की आपको उदाहरण दिया था, उसी प्रकार से अब हम अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, पोटेशियम परमैंगनेट, अब कभी आपको ऐसे ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी 9th क्लास में, लेकिन आपको बता दूं KMnO4 इसका सूत्र होता है पोटेशियम परमैंगनेट का। दोस्तों पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, आपने स्कूल में ज़रूर ध्यान दिया होगा। जब अभी आप कभी गिर जाते हैं, आपके कोई क्लास में या स्कूल में कोई बच्चा गिर जाता है, तो लाल दवा के रूप में घाव पे उपचार के लिए जो लगाया जाता है, वो ही पोटेशियम परमैंगनेट की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल यानी टुकड़ों को 100 ml पानी में घोल दीजिए। अब क्या करना है दोस्तों, इस जल को क्या घोल दिया अपन ने बढ़िया से। अब एक अपन ने किस में लिया था, इसको एक बीकर में लिया था। अब उस बीकर में क्या करना है, आधा जो पोटेशियम परमैंगनेट का घोल है दूसरे बीकर में ले लेंगे, और बाकी आधा पूरा है वो भर देंगे पानी से। फिर से अब मिला दिया, इसको फिर से हिलाकर आगे वापस यही प्रक्रिया करेंगे कि आधा वापस से क्या करेंगे, एक नए बीकर में डालेंगे, फिर उसमें आधा जल से भर देंगे। इस प्रकार अपन 8-10 बार ये प्रक्रिया करते हैं, तो भी हम महसूस करते हैं कि बार बार उस लाल रंग का हल्का हो जाना, और उस हल्के रंग के बाद और ज़्यादा हल्का होना, और हम अंत तक 8-10 बार प्रक्रिया करने के बाद भी ये देखते हैं कि वो अभी भी
हल्के लाल लाल रंग का ही दिखता है। तो हम ये किस वजह से होता है, हम इससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं दोस्तों कि पोटेशियम परमैंगनेट कहीं ना कहीं पानी में मिलने के बाद अपने छोटी से छोटी अवस्था में विभाजित होकर के बार बार नए वाले पानी में कहीं ना कहीं अपना स्थान रख रहा है। इस वजह से वो पानी हमें कैसा दिखाई दे रहा है, अभी तक रंगीन ही यानी लाल ही दिखाई दे रहा है दोस्तों। जैसा कि आप उदाहरण में देख सकते हैं, इसमें पानी है, पानी में इन्होंने वो क्रिस्टल घोल रखे हैं पोटेशियम परमैंगनेट के, और बाद में बार बार उस पानी को खाली करके उसमें आधा शुद्ध पानी मिला दिया जाता है। फिर से ये प्रक्रिया दोहराई जाती है और हम पाते हैं कि हल्का हल्का होता जाता है रंग। ठीक है, यह प्रयोग हमें दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा यानी 1000 लीटर भी रंगीन हो जाती है। मतलब अपन क्या करते हैं, 1000 लीटर यानी आपके टैंक की बात करें, 1000 लीटर का टैंक, उसमें भी अपन छोटा सा क्रिस्टल डाले तो हल्के लाल रंग का तो हमें वो दिखाई देगा। इससे ये स्पष्ट है कि बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के पदार्थ बना होता है, तो और वो सूक्ष्म कण होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते दोस्तों। एक स्थिति आ जाती है जब इन कणों को और ज़्यादा छोटे कणों में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डेटॉल से भी हम ये क्रियाकलाप कर सकते हैं दोस्तों। डेटॉल को तो आपने देख ही लिया होगा, जैसे ही हम उसको पानी में मिलाते हैं तो दोस्तों क्या हो जाता है, उसकी महक हमें मिलती है, और हम बार बार उसको भले ही आधा पानी खाली कर दिया डेटॉल वाला, उसमें और अच्छा पानी मिलाया और अच्छे पानी को मिला करके और आधा खाली कर दिया, तो ऐसे 8-10 बार प्रक्रिया करेंगे और जो अब की बार अंत में बचा होगा उस पानी को सुगंध लेंगे दोस्तों। उसमें भी फिर से सूंघने पर आप महसूस करेंगे आपको डेटॉल की सुगंध आएगी ही आएगी। कहने का मतलब डेटॉल भी छोटे से छोटे कणों में विभक्त होकर के पूरे पानी में मिलता जाता है ना। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हम खुली आंखों से देख नहीं सकते। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि जब हम देख नहीं सकते तो हमें पता कैसे चला। तो दोस्तों ये पता कैसे चलता है, छोटे छोटे कणों को देखने के लिए एक तो सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है, माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है आज के समय में जिससे इन छोटे से छोटे कणों को बड़े स्तर पे बड़े पैमाने पर देखा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं अपन पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अब बात करते हैं दोस्तों पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है या नहीं। अब जैसे मैं बात करूं पदार्थ के कण, ये एक कण हो गया, ये एक कण हो गया, ये एक कण हो गया, ये अब ये एक कण हो गया, ये एक कण हो गया, ये एक कण हो गया, ये कण रखे हुए, तो आप महसूस करेंगे दोस्तों इस जगह कि पदार्थ यहाँ पे ये खाली स्थान है, यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे खाली स्थान है। तो खाली स्थान तो रहता है, लेकिन इसको अपन समझने का प्रयास करते हैं किसी क्रियाकलाप के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो रिक्त स्थान होता है नहीं। अब क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में आगे बढ़ने वाले हैं अपन, पहले इसको समझ लेते हैं। नमक, शर्करा, डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इसी प्रकार हम चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ एक दूसरे पदार्थों के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। ठीक है दोस्तों, अब पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। जैसे हम बात करें क्रियाकलाप 1.3 से, अपनी कक्षा में किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है। अब अगरबत्ती को जला दे तो दोस्तों आप महसूस करेंगे कि पूरी कक्षा में सुगंध फैल जाती है ना दोस्तों। तो इससे भी ये स्पष्ट होता है कि ये धीरे धीरे फैलने लग जाते हैं। फिर क्रियाकलाप अगले में बढ़ते हैं। जल से भरे 2 ग्लास या 2 बीकर लें। पहले बीकर में एक सिरे पर सावधानी से 1 बूंद लाल या नीली स्याही और दूसरे में शहद डाल दें। इससे भी हम क्या समझ सकते हैं, जो शहद वाला है दोस्तों वो मीठास आ जाती है, और लाल और नीली स्याही डालेंगे जिस बीकर में दोस्तों वो उसी कलर का हो जाएगा, है ना दोस्तों।
तो अब आगे का वीडियो हम आगे का जो पोर्शन है नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। दोस्तों आई होप जो चीज़ मैंने आपको पढ़ाई है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही होगी, और दोस्तों मैं और इससे बेहतर तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल के साथ बने रहे, और भी अलग अलग तरीके मैं आपको शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।